तो आज हम देखेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है रिफ्लेक्शन? सबको मालूम होगा। क्या आपको मालूम है कि रिफ्लेक्शन कब होता है? पहले हम देखेंगे कि दो मीडियम, अलग अलग मीडियम को हम ऑप्टिकली डिफरेंट कब बोलते हैं। दो मीडियम को ऑप्टिकली डिफरेंट, ये मीडियम अलग अलग है। अभी लाइट यूजुअली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एयर के थ्रू से आ रहा है। आप जानते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 30 करोड़ मीटर्स पर सेकेंड ओनली। समझ रहे हो? 30 करोड़ मीटर्स पर सेकेंड। टिक किया तो 30 करोड़ मीटर चला गया, सोचो। समझ रहे हो ना? तो आपको समझ में आना चाहिए। पहला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस कितना होता है? इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज अराउंड 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। उतना स्पीड में गाड़ी चला सकते हो? अरे नहीं, हम तो 90 किलोमीटर पर आवर जाने में डर लगता है, 100 किलोमीटर पर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और साउंड का कितना है वेलोसिटी? हाँ, ये अराउंड 330। ऐसे साउंड का वेलोसिटी काफ़ी कम है, लाइट का वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, यस, लेकिन मैं सरप्राइज होता हूँ जब मैं टीवी लगाता हूँ। पहले साउंड होता है, फिर थोड़ी देर में लाइट आता है। साउंड कैसे पहले आ जाता है? नहीं, वो तो टीवी का मैकेनिज्म ऐसा है। नहीं, लाइटनिंग में पहले हमें लाइट दिखाई देता है। कोई क्रैकर हो, बारात वगैरह में फटाते हैं तो ऊपर जाता है, कड़क करके फटता है, लाइट दिखेगा, कुछ समय के बाद उसका आवाज़ आएगा। कहीं फुटबॉल ग्राउंड में अगर आप फुटबॉल प्ले देख रहे होगे तो किक मारेगा, बॉल ऊपर जाएगा, काफ़ी देर के बाद आपको धप आवाज़ सुनाई देगा, है कि नहीं? मतलब साउंड का वेलोसिटी काफ़ी कम है। खैर, अभी हम लोग साउंड के बारे में बात नहीं करें, लाइट के बारे में बात करें। ये फ्री स्पेस में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रहे, लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है? इट्स नॉट ए वेलोसिटी, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक सेकेंड में जो इतना दूर जाता है, एक साल में कितना दूर जाएगा? समझ में आ रहा? दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। कितना बड़ा बड़ा डिस्टेंस है, देख रहे हो? तुम्हारा गांव हमारा राउरकेला से कितना लाइट ईयर पे होगा? ओह, लाइट ईयर क्या, वो तो 200-400 किलोमीटर पे है कि नहीं? ऐसा। तो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ध्यान में। दूसरा हुआ, लाइट का वेलोसिटी फ्री स्पेस में 3 × 10⁸ है, लेकिन अलग अलग मीडियम में उसका वेलोसिटी अलग अलग है। सपोज पानी में वेलोसिटी विल बी अराउंड समथिंग लाइक 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास के अंदर वेलोसिटी कुछ अलग होता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स आर डिफरेंट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मैं रिफ्लेक्शन चैप्टर में एंटर करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ नोमेनक्लेचर तो बताना जरूरी है ना, इसलिए सब चीजें लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स आर डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग अलग होता है। अगर किसी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी स्लो है तो हम उसको कहते हैं डेंसर मीडियम, ज़्यादा है तो उसको कहते हैं रेयरर मीडियम। थोड़ा बहुत लाइट के बारे में जानकारी जान लेते हैं, फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन में जाएंगे। ठीक है, अब कोई एक मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कितना है, याद रखने से बेहतर है कि हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन टर्म्स ऑफ दैट वी ट्राई टू रिकॉग्नाइज व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is defined as ratio of
light in free space to the velocity of light in medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, ऐसा लिखते हैं म्यू। क्या है म्यू? बिल्ली कैसे बोलता है? म्यू। वही और तो सिमिलर टर्म है न्यू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्ली वाला म्यू। समझ में आ रहा ना? अच्छा, ये म्यू इट इज गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई लिखो, आप समझ में आता है आपको। इट इज सी बाय वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी गिवन बाय सी बाय वी। इसमें सी क्या है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी एक मीडियम में लाइट का वेलोसिटी अगर v है तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया c बाय v। c क्या है? c इज, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ क्योंकि अभी तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा हम जनरल नोमेनक्लेचर्स देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको उठा कर रखते हैं। यस, समझ में आ गया? अच्छा, बता सकते हो क्या ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, उसका यूनिट क्या होगा? c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, v इज ऑल्सो वेलोसिटी बाई लाइट। रेशियो है, रेशियो क्या होता है? कोई यूनिट नहीं होगा। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस। Just for sake of example, velocity of light in a medium is 2.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है? सो refractive index of the medium, refractive index of the medium is mu is equal to कितना होगा? 3 into 10⁸ by 2.5 into 10⁸। काट पीट के छोटा हो गया। इट इज कमिंग आउट टू बी 1.2। 6/5 1.2। कोई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है तो हम कहेंगे ये क्या है? इट इज, इसका वेलोसिटी कितना है मीडियम में लाइट का? लाइट का वेलोसिटी 2.5 into 10⁸। समझ में आया क्या? एग्जाम्पल के तौर पे याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू for glass is 1.5, mu for water is 4/3। कुछ वैल्यूज आपको याद रखना पड़ता है, अक्सर ये दोनों वैल्यू याद रखना पड़ता है। 1.5 मतलब 3/2। क्या बात समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कहते हैं, समझ में आ गया? व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज द बेसिक्स ऑफ लाइट। हाँ, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन में जाएंगे। अच्छा, दो मीडियम को हम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसे पता करेंगे? दो मीडियम को हम अलग अलग मीडियम हम कब कहेंगे? जब उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। समझ में आ रहा है? अगर हम कहेंगे कि म्यू फॉर ग्लास इज 1.5, इसका मतलब क्या बता सकते हो? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास? c by v इज 1.5, सो v इज c by 1.5। c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, उसको c लिखते हैं। c इज 3 into 10⁸। समझ में आ रहा है ना? ये सब सिंबल्स यूज किया जाता है। c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हुआ
Point number 4. A medium in which velocity of light or speed of light लिखेंगे, speed of light is less is called a denser medium. याद रखना आसान है। मान लो कि कोई रूम में 2-4 लोग खड़े हैं, बड़ा सा हॉल है, 2-4 लोग खड़े हैं और आपको दौड़ के जाना है, तो आसानी से दौड़ के जा सकते हो। वो रूम में 100 लोग भरे हुए हैं, दौड़ के जाना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? When density is more mass is there, it becomes difficult to rush. So जब वेलोसिटी कम हुआ तो हम कहेंगे इट्स ए डेंसर मीडियम। बट रिमेंबर, ये डेंसिटी के साथ कोई लिंक नहीं है। किसी एक मटेरियल का डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डेंसर मीडियम होगा, ऐसा नहीं है। समझने के लिए उसको डेंसर मीडियम कहा जाता है। समझ में आया क्या? ए मीडियम where or in which velocity of light is more is called a rarer medium. रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम, दो अलग अलग चीज आपको बताया मैंने। एक हुआ डेंसर मीडियम, एक हुआ रेरर मीडियम। जिसमें वेलोसिटी ज्यादा है उसको हम कहते हैं रेरर मीडियम, जिसमें स्पीड कम है उसको कहते हैं डेंसर मीडियम। समझ में आया? कितनी सिंपल सा चीज तो है। अच्छा, अगर ये समझ में आया तो बताओ, आउट ऑफ एयर एंड वाटर which one is denser medium? बताओ, इन दोनों में से डेंसर कौन हुआ? किसमें वेलोसिटी ज्यादा होता है, एयर में कि वाटर में? वाटर में वेलोसिटी ज्यादा होगा? नहीं, वाटर में वेलोसिटी लाइट जल्दी नहीं जा पाएगा। स्पीड विल बी लेस इन वाटर। एयर में जल्दी जल्दी भाग सकता है, तो एयर बन गया रेरर मीडियम। जिसमें स्पीड कम हो गया वो हो गया डेंसर मीडियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाटर। वाटर में स्पीड कम है तो आंसर हो गया वाटर। नहीं, whose refractive index is more, रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय C बाय V। नहीं, तो म्यू फॉर द रेरर मीडियम इज इक्वल टू C is velocity of light 3 into 10 power 8 in free space by velocity in rarer medium. Mu for denser medium is C by V of denser medium, है कि नहीं? जस्ट रेशियो करो तो क्या मिल रहा है? Mu for the rarer medium by mu for the denser medium is equal to, इधर क्या हो जाएगा? V for denser medium by V for rarer medium, है कि नहीं? ये हो गया। अब सोचो तो, म्यू हो गया C बाई V। रेरर मीडियम में V कम है कि ज्यादा है? रेरर मीडियम जहां पर लाइट जोर से भागता है, V ज्यादा है तो म्यू कम हो गया। डेंसर मीडियम में V कम है तो म्यू ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये भी निकला कि म्यू फॉर डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन म्यू फॉर रेरर मीडियम। अब ग्लास और वाटर का म्यू आपको मालूम है? क्या आप बता सकते हो दोनों में से कौन डेंसर है कौन रेरर है आउट ऑफ ग्लास एंड वाटर? देखो, ग्लास में म्यू का वैल्यू क्या था? ग्लास में म्यू का वैल्यू था
1.5 और इसमें था 4.3, है ना? ठीक है, 4/3 सॉरी। हमें देखें कि ग्लास में म्यू फॉर ग्लास is 1.5 and mu for water is 4/3. So glass is denser than water. When I say denser, I must say optically denser. ठीक है, नहीं तो कभी कभार लगता है कि डेंसिटी ज्यादा है, नहीं, इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। समझ में आ क्या? हाँ, सो डेंसर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम क्या है, हमें समझ में आया, है ना? सपोज मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। Velocity of light in two different mediums. Velocity of light in two different mediums are 2 into 10⁸ meter per second and 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके दिया गया है। दो अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको दिया गया है। पूछा क्या है? फाइंड रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस of the two mediums. दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो क्या है? समझ में आया? क्या आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो? क्या करना है? पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V1 डिवाइडेड बाय दूसरा मीडियम का होता है C/V2। इज नॉट इट सेम एज V2/V1 एंड V2/V1 कितना हो गया इसमें? इज कमिंग तो V2/V1 इसमें हमारा रेशियो क्या आ गया? देखो तो V2/V1 1.5/2 नहीं 1.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁸, तो इट इज 3/4। रेशियो हो गया 3/4। क्या बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ये थोड़ा सा हम लोग देख लिए हाउ यू डिफरेंशिएट टू मीडियम्स ऑप्टिकली दे आर डिफरेंट कह के। ऑप्टिकली डिफरेंट कब होते हैं? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द टू मीडियम्स आर डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट persistence of human eye. Persistence of human eye is 1/16 सेकेंड। मतलब हमारे आंखों के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट कम से कम 1/16 सेकेंड तक रहेगा तो हम उसको देख पाएंगे। मैं अगर कोई पेन को ऐसे धीरे से मूव करवाता हूं, आपको पूछा क्या है, आप कहोगे पेन है। मैं पेन को छुपा के रखा था, ऐसे कर दिया, क्या लिया बताओ, बता सकते हो क्या?
नहीं, इतनी जल्दी आंखों के सामने से निकल गया सामने से, लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। अब कैमरा भी देखे होगे, ऑर्डिनरी कैमरा में कोई घूमता हुआ चीज का फोटो लेते हो तो उसमें मान लो कोई चक्का चल रहा है, घूम रहा है, लोगे तो कुछ नहीं आएगा, स्पोक्स विल नॉट बी सीन। और बहुत ही अच्छा कैमरा होगा जिसका परसिस्टेंस बहुत अच्छा है, तो उसमें फोटो लोगे तो स्पोक्स दिखेंगे, है कि नहीं। एग्जैक्टली सेम वे हमारा आंखों का भी अपना परसिस्टेंस है। मतलब कोई भी चीज अगर हमारे आंखों के सामने 1/16 सेकेंड में निकल जाएगा, उससे कम समय में निकल जाएगा, तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे आंखों के सामने आता है तो हमारे आंखों पे वो कितनी समय के लिए उसका छाप छोड़ रखता है, 1/16 सेकेंड तक। समझ में आया। जैसे आप जानते हो ना, फोटोग्राफिक प्लेट होता है, हाँ, लाइट गिरेगा तो तुरंत उसमें इमेज बन जाता है कि नहीं। कितनी समय तक गिरेगा, कम से कम उसका एक टाइम रहता है, वो क्लिक करता है तो उतनी समय में अगर लाइट इसके ऊपर गिरा, उतनी समय के लिए लाइट गिरा तभी रहेगा, उससे कम समय के लिए गिरेगा तो वो फोटो पकड़ नहीं पाएगा। एग्जैक्टली सेम वे हमारे आंखों में अगर कोई लाइट, किसी चीज से निकलता हुआ लाइट अगर हमारे आंखों में गिरता है, कम से कम 1/16 सेकेंड तक तो छाप पकड़ के रखता है, नहीं तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। सपोज ये कोई एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, ये ऐसा है सपोज। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा आपको समझाने के लिए ऐसे करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लिया और ये लाइन ले लिया ऐसे, फिर मैं ये लाइन ले लिया ऐसे, और मैं ये चारों खानों में कुछ कलर भर देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सपोज मैं इसमें ये कलर भर दिया, ठीक है, और ये कलर को इसमें भर दिया, और ये कलर को मान लो इसमें भर दिया, और सपोज हम ये कलर को इसमें भर दिया, ठीक है। ये जो कलर हम भरे हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा ये कलर कम हो गया, एक मिनट। अब मैं अगर इसको आपको देखने के लिए दे रहा हूं तो आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट कलर्स। लेकिन सोचो अगर मैं इस चीज को घुमाने की कोशिश करूंगा, जैसे जैसे इसको घुमाऊंगा ऐसे, अगर जोर से घुमाऊंगा तो अब देखोगे सारा कलर को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। अगर बहुत जोर से घुमाऊंगा इट विल बी लुकिंग, दिख रहा है, इतना जोर से घुमाना भी बनता नहीं है। अब मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, देखो अरे फिसल रहा है, बोल रहा है क्या कर रहे हो। हाँ देखो, अगर इसको बहुत जोर से घुमाएंगे मालूम है आपको क्या दिखेगा, कलर सब कलर मिक्स हो जाएगा। इफ आई टेक ऑल 7 कलर्स और जोर से घुमा दूंगा तो इट विल बी लुकिंग व्हाइट। इसमें एक व्हाइट ले लेना चाहिए था ताकि हमें समझ में आए कि व्हाइट दिख रहा है। ये चलो अब मैं ये सारा कलर को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसको मैं जोर से घुमाऊंगा तो देखोगे सारा कलर मिल रहे हैं, क्योंकि कोई कलर अगर आपकी आंखों के सामने ज्यादा समय के लिए रहता है तभी ना वो छाप छोड़ता है कि नहीं। और कभी कभार ये वाला एक्सपेरिमेंट मिलता है देखने के लिए, आप यूट्यूब में ढूंढ के निकाल सकते हो। ये तो हुआ एक। दूसरा हुआ, वो क्या करते हैं, ऐसे एक कार्डबोर्ड को ऐसा शेप में काट देते हैं, काटने के बाद एक तरफ इसे केज लाइक डिजाइन कर देते हैं, ठीक है, और इसी कार्डबोर्ड की और इसको क्या करते हैं, झुला देते हैं किसी थ्रेड से। कभी एक्सपेरिमेंट किए हो। और इसके पीछे वाले तरफ, मतलब इसी कार्डबोर्ड की पीछे की तरफ क्या करोगे, आप क्या करोगे, ऐसे ही चीज बनाओगे। थोड़ा सा मैं बनाता हूं तो आपको दिखेगा क्या मैं करना चाहता हूं। ये कहां से आ गया, इसी के पीछे अगर मैं कोई एक तोता बनाता हूं, ये है कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड के पीछे में क्या बनाया, तोता। मतलब ये कार्डबोर्ड का पिछला हिस्सा है जो आप देख नहीं पा रहे हो, तोता है। या फिर मछली बनाता हूँ, तोता बनाना नहीं आता है, जो आता है वही बनाएंगे, है ना, मछली बना दिया, ठीक है। अभी ये कार्डबोर्ड का पीछे क्या है, मछली है, सामने क्या है, केज बना है। अगर इसको जोर से घुमा दोगे क्या दिखेगा मालूम है, लगेगा कि जो मछली है वो पिंजरे में है। मछली जो है वो पिंजरे में है, ऐसे लगेगा। करके देखो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ये थ्रेड है ना, थ्रेड को पकड़ के ऐसे जोर से घुमाना, हो सकता है तो मैं अगली क्लास करके लाऊंगा आपको दिखाने के लिए। जोर से घुमाओगे तो ये जैसे घूमेगा जोर से,
लगेगा कि पिंजरे के अंदर मछली है, क्योंकि जो पिंजरा वाला साइड हमारे सामने आता है वो हमारे आंखों में कितने समय के लिए बैठा रहता है, 1/16 सेकेंड के लिए। मछली उससे पहले ही आ गया, मछली आया तो मछली का भी इमेज आ गया, इसका भी इमेज आ गया, दोनों इमेज आ गया, तो लगेगा कि मछली है पिंजरे के अंदर। समझ में आ रहा है कैसे, क्या देख रहे हो, आ रहा है समझ में? Yes. कभी देखे हो ये वाला एक्सपेरिमेंट? नहीं देखे हो? नहीं देखे हो, ठीक है, हम दिखाएं। दूसरे टाइप का ऐसे सिमिलर, लेकिन दूसरे टाइप का कुछ था, हाँ। तो ठीक है, सो परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर इज 1/16 सेकेंड। इसका मतलब हुआ that is, if objects in front of our eye change in an interval less than 1/16 seconds, then we cannot distinguish them। समझ में आया क्या? ये हम बोल रहे थे नोट पॉइंट नंबर 3 था ना, नहीं सॉरी 4 था, तो ये नोट पॉइंट नंबर 5 हो गया। समझ में आया क्या? हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कोई चीज़ अगर जल्दी जल्दी बदलेगा तो 1/16 से कम सेकंड में बदलेगा तो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? आप जानते हो हमारे घर में जो एसी का सप्लाई है, ऑल्टरनेटिंग करंट, थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट ना, वो करंट ऐसा होता है, ठीक है, मतलब कभी करंट है तो कभी जीरो है, फिर करंट है फिर जीरो है, ऐसे करके करंट होता है। अब कोई बल्ब में से करंट जा रहा है, जब करंट जीरो है तो बल्ब तो बंद होता होगा, फिर जलता होगा, फिर बंद होता होगा, फिर जलता होगा, है कि नहीं? लेकिन वो इतना जल्दी जल्दी बदलता है, हमको लग रहा है कि कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है? लगता है कि ये कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा है, जबकि ये कंटिन्यूअसली ग्लो नहीं कर रहा है, धपधपा रहा है ना? अच्छा ठीक है, ये हो गया परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। पॉइंट नंबर 6 में आया रिजॉल्विंग पावर of human eye is 1/60 डिग्री। क्या मतलब है? is 1 minute in fact, that is 1/60 डिग्री। ये एंगल है, दिस इज एन एंगल। रिजॉल्विंग पावर क्या है? एज एन एंगल है। क्या मतलब है? रिजॉल्विंग पावर इज 1/60 डिग्री। देखो ये पेन मुझे दिख रहा है, पेन नहीं, क्योंकि यहाँ से जो लाइट्स निकल के आ रहे हैं हमारे आंखों में कुछ एंगल बना रहे हैं, यहाँ से एक लाइट आ रहा है, यहाँ से एक लाइट आ रहा है, दोनों कुछ एंगल बना रहे हैं। दैट एंगल इज सब्सटेंशियली लार्ज। लुकिंग यहाँ से देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 30 डिग्री आसपास कर रहा होगा। नहीं, पेन को दूर ले लेंगे, एंगल थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं, और दूर ले लेंगे और कम हो जाएगा। 1 डिग्री, कितना दूर लेने से 1 डिग्री होगा समझ में आ रहा है? 1/60 डिग्री मतलब और भी दूर ले लेंगे। जैसे डिग्री होता है, इट इज 60 मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री होता है, मिनट्स इज स्मॉलर देन डिग्री, ठीक है? तो 60 मिनट्स में 1 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों में जो एंगल कर रहा है वो 1 मिनट से भी कम है तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एंगल है, एंगल, मिनट्स इज ए यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है? अब देखो मैं ये दिखाया तुम लोगों को, पूछा क्या, आप कहोगे पेन है। मैं इसी पेन को लेके यहाँ से वो रोड तक दूर तक चले जाऊंगा, वहां से पूछूंगा क्या है, आपको लगेगा कुछ तो पकड़े हैं लेकिन क्या है पता नहीं चल रहा है, यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। कोई क्यूब है, इतना बड़ा सा क्यूब लेके गया, यहाँ दिखाया क्या है, क्यूब है, उतनी दूर से दिखाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्यूब है कि सिलेंडर है कि स्फीयर है, कुछ तो है लेकिन क्या है वो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज। समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाट वी विल राइट। इसका मतलब हुआ सो व्हेन rays
coming from an object, reach our eye, making angle less than 1/60 degree. We cannot recognize the object. We cannot recognize the object. समझ में आ रहा क्या? ये कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप यहाँ से देख रहे हो, ये आपकी आंख है और ये कुछ यहाँ पर कुछ एंगल्स कर रहा है, which is something 30 degree or something like this. Suppose सेम आपकी आंखों के सामने कोई सेम ब्लॉक को रखा गया है, but not here. The block is kept somewhere here. दूर पे रखें, तो obviously this block is now making lesser angle. एंगल काफी छोटा हो गया, इतना भी कहाँ आ गया, इधर आ गया. एंगल इज बिकमिंग वेरी स्मॉल. और दूर ले लेंगे, एंगल और छोटा हो जाएगा. अगर ये एंगल, ये जो एंगल बन रहा है डायमेंशन के चलते, जो एंगल बन रहा है, लाइट आता हुआ यहाँ से लाइट आ रहा है, तभी तो हमें दिख रहा है. नहीं, हम पहले भी बता चुके हैं, बॉडीज दो किस्म के होते हैं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस. दोनों हमें दिखाई देते हैं. लुमिनस बॉडी में डायरेक्ट लाइट बनता है, उसका वाक़या हमारे आंखों में गिरते हैं. नॉन लुमिनस बॉडी में कोई लुमिनस बॉडी का लाइट उसके ऊपर गिर के वापस हमारे आंखों में आता है, तो हमें दिखाई देता है. अच्छा, तो व्हेन दिस एंगल इज लेस देन 1/60 डिग्री, हमें पता नहीं चलेगा कि क्यूब है कि कोन है कि सिलेंडर है कि स्फीयर है. समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बात, दैट इज कॉल्ड रिजर्विंग पावर ऑफ आवर आई. तो ऐसे कुछ डाटा को हमें याद रखना है. समझ में आ रहा है? Next point is point number 7. Two mediums are said to be optically different. When they have different refractive indices, मतलब दोनों का म्यू अलग अलग है. क्यों? क्योंकि दोनों में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट है ना. हर दो अलग अलग मीडियम का म्यू अलग अलग नहीं होता है. ऐसे भी काफ़ी चीज़ें हैं, एक के साथ दोनों का अलग अलग लिक्विड होंगे लेकिन दोनों का म्यू बराबर होगा. लेकिन म्यू बराबर हुआ तो हम, म्यू डिफरेंट हुआ तो हम कहेंगे दे आर ऑप्टिकली डिफरेंट. समझ में आया? दीज आर ऑल बेसिक्स यू नीड टू नो टू एंटर द चैप्टर. नाउ लेट अस एंटर टू द चैप्टर, दैट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये कब होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होता है, इसके बारे में अभी हमें देखना है. ठीक है, चलिए. अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? सोचो कि ये कोई एक वॉल है, ये कोई एक दूसरा मीडियम है. ठीक है, मान लो कि यहां से आप बुलेट्स फायर करोगे. व्हेन यू फायर बुलेट्स, क्या हो सकता है? कुछ बुलेट जाएंगे, घुस के पार हो जाएंगे, और कुछ बुलेट टकरा के वापस भी आ जाएंगे. होगा कि नहीं होगा? 50 ठो मारेंगे, हो सकता है 40 ठो घुस गया, 10-15 ठो वापस भी टकरा के आ गया. सेम थिंग हैपेंस जब लाइट अपने रास्ते में कोई दूसरा मीडियम को पाता है. व्हेन इट मीट्स ए डिफरेंट मीडियम, a part of light energy gets into it and part of light energy rebounds back to the original medium again. That phenomenon of bouncing back to the original medium is called reflection, and the property by virtue of which it enters into the medium is called refraction. refraction हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? रिफ्लेक्शन. ठीक है,
तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे when light passing through one medium reaches the interface or boundary of another medium. When I say another medium, means that must be a different medium, means they must have different refractive index. Another medium, a part of light energy bounce back to original medium. This phenomenon is called reflection. समझ में आया? जब लाइट किसी एक मीडियम में जाते हुए किसी एक दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे पहुंचता है तो टकराने के बाद कुछ लाइट वापस आ जाता है। ये वापस आने वाले फेनोमेनन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल हम कहेंगे कि सपोज ये कोई एक मीडियम है और कोई लाइट रे ऐसे गिरा तो यहां से बाउंस करके कुछ अंदर तो जाता ही है और कुछ बाहर ऐसे वापस चले जाता है। समझ में? तो ये क्या हो गया? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कुछ बाउंस करके वापस आ रहा है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हमें ढेर सारी चीजें देखना है और वो चीजों को फील करना है। ठीक है? रिफ्लेक्शन क्या है समझ में आया? लेकिन थोड़ा गौर करो, ये इस रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन को काफी बुक में और काफी टीचर्स थोड़ा उल्टा पुल्टा बता देते हैं। बोलते हैं जब कोई एक पॉलिश सरफेस में गिरता है तब रिफ्लेक्शन। नहीं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे पहुंचेगा। तो कुछ जगह में ऐसे बोल देते हैं छोटे बच्चों के लिए कि कोई पॉलिश सरफेस पे गिरेगा, बाउंस करेगा तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन का कब होता है? रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रीचेस दी बाउंड्री ऑफ ए डिफरेंट मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ एग्जांपल। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ग्लास स्लैब है। लेट मी शो यू ए ग्लास स्लैब। ये एक ग्लास स्लैब है और पता चला ये इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। ये ग्लास स्लैब है। अभी अगर यहाँ पे कोई लाइट रे ऐसे आ रहा था और ऐसे गिरा तो क्या होगा? अब देखोगे ये लाइट जो आ रहा था ऐसे, वो ऐसे करके कुछ लाइट अंदर जाएगा और कुछ लाइट यहां से वापस। ये कौन सा लाइट है? रिफ्लेक्टेड लाइट है। समझ में आ रहा है? अब वो जो लाइट अंदर आया वो जब आके यहाँ पे पहुंचा, फिर से दूसरा मीडियम आ गया उसके सामने। ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है कि नहीं? तो फिर क्या होगा? यहां से कुछ लाइट इधर घुस जाएगा और कुछ वापस जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जब आके यहाँ पे पहुंचा फिर से कुछ लाइट इधर निकल जाएगा और कुछ वापस आ जाएगा। ऐसे करके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस विल बी टेकिंग प्लेस। समझ में आ रहा है ना? ये जो अंदर बेंड होके चला गया ना, दिस बेंडिंग इफेक्ट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा जरूरी नहीं है, बट रिफ्लेक्शन तो पक्का होगा। जब भी लाइट किसी एक सरफेस पे गिरेगा रिफ्रैक्शन होगा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन तो पक्का होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं कहूं कि ये ग्लास है, सॉरी ये ग्लास है और ये एयर है, ये एयर है, तो ये हो गया एयर मीडियम, ये हो गया ग्लास मीडियम। ये रे का नाम ए दे दो, ये बी दे दो।
ये रे का नाम C दे दो, ये D दे दो, ये E दे दो, ये F, ये G। बताओ इस डायग्राम में कितना ठो रिफ्लेक्टेड रे को मैं दिखा रहा हूं। हाउ मेनी रिफ्लेक्टेड रेज आर शोन इन दिस डायग्राम? हाउ मेनी रिफ्लेक्टेड रेज? कौन कौन रिफ्लेक्टेड रेज है? हम कहेंगे हियर इन डायग्राम शोन द रिफ्लेक्टेड रेज आर, कौन कौन है? क्या ए रिफ्लेक्टेड रे है? नहीं, ये तो गिर रहा था। जी, हाँ जी रिफ्लेक्टेड रे। क्या एफ रिफ्लेक्टेड रे है? नहीं, ये तो गया इधर घुस गया। नहीं, तो ए हो गया नहीं, जी हो गया पहला रिफ्लेक्टेड रे, और फिर बी नहीं, ये फिर बाहर निकल गया, ये अंदर गया। सी इज ए रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है क्या? ई इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड रे। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे करके रिफ्लेक्टेड रेज आर जी, सी एंड ई। तो जब भी डिफरेंट मीडियम एनकाउंटर करेगा, ए पार्ट ऑफ लाइट विल कम बैक। ठीक है, नाउ विल गो फॉर व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ध्यान रहे कि ये अगर कोई सरफेस है, ये लाइट ऐसे गिरा, इट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग लाइक दिस, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। फ्रॉम द नाम से पता चलता है कि नहीं? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, समझ में आ गया? छोटा सा चीज है, सबको मालूम। अच्छा, अब सोचो। सर, हाँ बोलिए। सर एफ रिफ्लेक्टेड रे कैसे नहीं हुआ? एफ क्यों नहीं हुआ? देखो, एक रे आया, आके यहाँ पे गिरा, जैसे ही रे इधर आ रहा था इस रास्ते में, यहाँ पर उसके पास दूसरा मीडियम मिला, तो दूसरा मीडियम में कुछ घुस गया और बाकी वापस आ गया। ये जो रे आ रहा था, ये वापस इस मीडियम में आ गया, तो ई हो गया रिफ्लेक्टेड रे। एफ तो दूसरे मीडियम में पार हो गया, इधर से मारे रे गया, कुछ इधर निकल गया, बाकी इधर वापस आ गया, तो एफ तो पार हो गया ना। नहीं, जो पार नहीं हुआ वापस आया ओरिजिनल मीडियम में, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस। हाँ, तो ये हो गया। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ बताना चाहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ऑलरेडी मालूम है, मैं बस जो आपको मालूम है वही दोबारा बताना चाहता हूं। आई वांट टू जस्ट से इट अगेन। ये आपको मालूम है। सपोज, सोचो तो यहां पर कोई एक सरफेस है, कोई बॉल को हम ऐसे फेंके, ये बॉल ऐसे गिरा, ये एक सरफेस था, बॉल टकरा के वापस आएगा। मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, बताओ कौन सा डायरेक्शन में बॉल वापस जाएगा। सपोज बॉल ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा। क्या लग रहा है आपको, बॉल कौन सा डायरेक्शन में बाउंस करके जाएगा? बी लग रहा है ना? वही ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जितना एंगल करके गिरेगा उतना एंगल करके निकलेगा। समझ में आ रहा ना? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल करके गिरा उतना ही एंगल में ये निकलेगा। समझ में आ रहा? तो जो चीजें आपको समझ में आ रहा है उसी को फील करना है। लाइट ऐसे गिरा तो ऐसे जाएगा। लाइट इज ऑल्सो फ्लो ऑफ फोटोन्स कहते हैं, बाद में विल नॉट गो टू द कॉर्पस्कुलर थ्योरी अगेन। लाइट गिरा ऐसे तो वापस जाएगा ऐसे। समझ में आया? अच्छा, तो जो आपको समझ में आया उसी को, अरे क्या हो गया इसमें, ओ ये कुछ है यहाँ पे, क्या है, अरे ये क्या बैठा। अच्छा, अगर किसी एक सरफेस पे लाइट ऐसे गिरता है और वो ऐसे वापस जाता है, तो आपको याद रखना है कि अगर मैं यहाँ पर इस सरफेस को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो चलिए हम इस पॉइंट को कहेंगे AP, ये PV, ये PN। पहले हम समझ लें बढ़िया से। AP क्या है? AP इज इंसिडेंट रे।
हाँ ये तो सबको मालूम है। एपी क्या है? इंसिडेंट रे। नहीं? अच्छा पीबी क्या है? क्या नाम है इसका? अरे बोलोगे तब ना। रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? पीएन को क्या कहते हैं? पीएन इज नॉर्मल टू दी सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहां पर इंसिडेंट हो रहा है? पी पॉइंट में लाइट गिर रहा है। लाइट इज इंसिडेंट एट पॉइंट पी। समझ में आ रहा है? पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करके जा रहा है। ठीक है। एपी हो गया इंसिडेंट रे, पीबी हो गया रिफ्लेक्टेड रे, पीएन क्या हो गया? नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, टू दी सरफेस एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल टू दी सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? ये जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं आई, इस एंगल को कहते हैं आर। आई क्या है? इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन, हाँ यस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आर क्या है? एंगल आर, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये किसके किसके बीच में है? वो आपको दिख रहा है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। समझ में? इतनी सारी वर्डिंग समझने के बाद हम लोग लॉ का स्टेटमेंट को लिखेंगे। अच्छा सोचो तो, क्या कभी हो सकता है कि, थोड़ा इमेजिन करो, मैं कोई बॉल को ऐसे फेंका इस डोर वॉल पे, मैं फेंका ऐसे, टकराने के बाद ये इधर जाएगा। अगर मैं ऐसे बॉल को फेंक रहा हूं ऐसे इस वॉल पे, ये टकराएगा तो इधर जाएगा। क्या हो सकता है कि ऐसे टक मारेगा और इधर चले जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अगर हम ऐसे फेंकेंगे बॉल को यहाँ पे, तो बॉल इधर इस डायरेक्शन में जाएगा। कहने का मतलब बॉल जिस रास्ते में गया, जिस रास्ते में आया, दोनों एक ही प्लेन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? थिंक, आई एम थ्रोइंग ए बॉल हॉरिजॉन्टली। इमेजिन कि मैं एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, वो बॉल आके मेरे बोर्ड पे लगा, टूट जाएगा तो अलग बात है, रबर बॉल मार दिया, ठीक है, मारा ऐसे आके बोर्ड पे लगा और यहां से वापस गया। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक किया इसको, तो जब वापस निकलेगा हॉरिजॉन्टली निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मतलब जो इनगोइंग डिस्टेंस, इनगोइंग पाथ एंड आउटगोइंग पाथ दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहे कि नहीं रहे? क्या ऐसे हो सकता है कि मैं बॉल को ऐसे फेंका, टकराने के बाद बॉल इधर चला गया? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। सो दे along with the normal, ये जो नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन, ये रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑलवेज रिमेन इन ए कॉमन प्लेन। समझ में आया? दे ऑलवेज रिमेन इन ए कॉमन प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। क्या है? द लाइन ऑफ इंसिडेंस, the line of the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence always remain in a common plane। समझ में आया क्या? तो लॉ का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? सर मेरा एक डाउट। हाँ बोलिए, आपका डाउट। सर नॉर्मल है वो भी तो एक तो प्लेन की तरह ही होगा ना? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर इस जो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को मान लो मैं बॉल फेंका, पी पे लगा, हॉरिजॉन्टली फेंका, पी में नॉर्मल कैसे होगा? ऐसे ही होगा। तो नॉर्मल टू द प्लेन, क्या लिखा है? नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा ना? अच्छा तो क्या लिखेंगे? लॉ का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे and normal at point of incidence lie in a common plane। एक प्लेन में रहेंगे।
लाई इन ए कॉमन प्लेन। लॉ का सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ, सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ कहता है कि द इंसिडेंट एंगल is equal to the reflecting angle मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। वो तो आप भी जानते थे, कोई बॉल जब गिरता था, कोई बॉल को आप जमीन पे ग्राउंड पे फेंकते थे तो ऐसे ही जाता था, मतलब जितना एंगल में गिरेगा उतना एंगल में उठेगा, ये भी आपको मालूम था। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। लॉ में कोई नई चीज नहीं है, जो आप जानते हो उसी को थोड़ा मटेरियलाइज किया गया इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल लैंग्वेजेस। समझ में आया क्या? क्या हुआ? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन ए कॉमन प्लेन। दूसरा क्या हुआ? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. जितना एंगल में गिरेगा उतना एंगल में निकलेगा। समझ में आया? चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक लाइट रे किसी एक सरफेस पे ऐसे गिरा, ठीक है, और गिरने के बाद निकल गया रिफ्लेक्ट करके। ये एंगल दिया है 60 डिग्री। फाइंड इंसिडेंट एंगल। क्या बता सकते हो इस केस में इंसिडेंट एंगल कितना है? 30 डिग्री। यस, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर यहां पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ऑब्वियसली दिस एंगल इज 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन जो बार बार आपकी स्कूल में और डिफरेंट क्वेश्चंस में डालते हैं, मान लो कि कोई एक सरफेस ऐसा है, मिरर ऐसा है, कोई लाइट रे ऐसे गिरा और ऐसे वापस आया। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो जाएगा? लाइट इज नॉर्मल इंसिडेंट ऑन द सरफेस। व्हेन इट इज नॉर्मल इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? आंसर हो जाएगा 0। काफी बच्चे ना हड़बड़ा के इसको 90 डिग्री लिख देते हैं। ये 90 डिग्री नहीं है, क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट बना के देता हूं, देखिए आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, कर लोगे। सपोज हमारे पास दो मिरर है, एक ऐसा मिरर है, एक ऐसा मिरर है, और इन दोनों के बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री। दो मिरर है और हम रिफ्लेक्शन करवाने वाले हैं। ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन, ए लाइट रे is incident on M1 at incident angle 20 degree. Find angle of reflection. Angle of reflection from मिरर 2। ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। कोई लाइट रे गिरा इसके ऊपर, तो ऐसे अगर गिरेगा तो यहां से लौटेगा, फिर यहां से जाएगा तो ऐसे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? पूछा है क्या, दिया है क्या, और पूछा है क्या? पूछा दिया है ये इंसिडेंट एंगल कितना है? 20 डिग्री। पूछा है रिफ्लेक्टिंग एंगल बताओ, मतलब ये एंगल बताओ। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। क्या बता सकते हो? हाँ या ना पहले बोलो। हाँ तो बताओ कितना होगा? 30 डिग्री होगा। देखो ये 20 हुआ तो सॉल्यूशन बताते हैं। ये अगर 20 हुआ तो ये भी होगा कितना? 20, और ये कितना हो जाएगा? 70। 60 और 70 कितना हो गया? 130।
तीनों एंगल मिलके कितना होते हैं 180, ये हो गया 130, तो ये कितना हो गया 50, ये 50 हो गया तो ये कितना हुआ 40, तो R कितना होगा, समझ में आ रहा ना, R विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। तो समझ में आया, तो आंसर हुआ R इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्या मैं समझा पा रहा हूं सबको? इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर होगा, 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है 12, ये बात है, ये बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? नाउ how to draw reflected ray for an incident ray on a surface। कोई सरफेस दिया गया है ऐसे, कोई रे ऐसे दिया गया है, ड्रॉ करो रिफ्लेक्टेड रे। आप कैसे ड्रॉ करोगे? हाउ विल ड्रॉ इट रिफ्लेक्टेड रे? पहले आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ड्रॉ ए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नहीं, फिर आप मेजर करोगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ उतना ही एंगल इधर को लेके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर देंगे। समझ में आया क्या? तो क्या करना है, स्टेप्स क्या हुआ, स्टेप्स हो गए, स्टेप 1 हो गया ड्रॉ नॉर्मल एट, ड्रॉ perpendicular or normal at point of incidence। बात समझ में आया? फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में करेंगे ड्रॉ और मेजर एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्टेप 3 में टेक R is equal to I and draw reflected ray। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? मैं अगर आपको पूछता हूं कि 2 पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन ए बीट नंबर 1 प्लेन सरफेस hemispherical surface, B में क्या दिया, hemispherical surface। draw reflected rays। दो पैरेलल रेज इंसिडेंट है किसी प्लेन सरफेस के ऊपर। मैं आपको दिखा दूं, सपोज हम कहेंगे ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक रे यहाँ पे गिरा, ये एक रे दूसरा इसके साथ पैरेलल है वो यहाँ पे गिरा, तो आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है। दूसरे केस में ये कोई एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, अब यही दोनों रे जाके इसके ऊपर भी गिरे, है ना, इसके ऊपर भी गिरे, आपको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना। दोनों केस में रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो और देखो कि कौन सा केस में रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। पहला केस में देखो तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे हो रहा,
इसका रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जितना इंसिडेंट एंगल हुआ उतनी ही एंगल लेके हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सिमिलरली यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जितना एंगल किया उतनी ही एंगल में रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे। क्या रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है? हाँ, द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, है कि नहीं? यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रेज आपको पैरेलल दिख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरे केस में देखो, तो दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में मैं थोड़ा सा फिगर को चेंज करता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। ऐसा, चलो, ये दो रे आके यहाँ पे गिरे, दिस टू रेज आर इंसिडेंट हियर। पहले हमें इस सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ करना है। अच्छा, ये जो सरफेस है इस पॉइंट में देखो ध्यान से, इस पॉइंट में मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। कौन सा नॉर्मल, कौन सा लाइन को आप नॉर्मल कहोगे? ये वाला लाइन को नॉर्मल कहोगे? अच्छा, कि जस्ट अ मिनट, ये वाला लाइन को नॉर्मल कहोगे कि ये वाला लाइन को नॉर्मल टू दी सरफेस बोलोगे? कौन सा लाइन है नॉर्मल टू दी सरफेस? ए बी सी। बी नॉर्मल है, दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस दिख रहा है। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब अगर मुझे इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मुझे कुछ ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कैसा करेंगे? ऐसा ड्रॉ करेंगे। क्या आप देख रहे हो? दोनों रे पैरेलल है, लेकिन दोनों का इंसिडेंट एंगल अलग अलग है। यहाँ पर दोनों रे पैरेलल था, लेकिन दोनों का इंसिडेंट एंगल भी बराबर था, जबकि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल था डिफरेंट। ये रेज ऑफ रिफ्लेक्ट करेगा कुछ ऐसे जाएगा, ये रेज ऑफ रिफ्लेक्ट करेगा कुछ ये ऐसे जाएगा। तो व्हाट यू फाइंड? द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। समझ में आ रहा है? कोई सरफेस फ्लैट है कि कर्व्ड है, हम रिफ्लेक्टेड रे से भी पता कर सकते हैं। अगर ऐसे बीम ऑफ लाइट डाले और बीम ऑफ लाइट निकला तो हम कहेंगे ये फ्लैट है। बीम ऑफ लाइट डाले और तितर बितर के निकला तो हम कहेंगे ये कर्व है। वो जो घर में पुट्टी वगैरह करते हैं ना, वो लोग ऐसे लाइट डाल के करते हैं। अगर उबड़ खाबड़ रहेगा तो लाइट डालने से लाइट तितर बितर जाएगा। अगर एक बीम डाले और रिफ्लेक्ट करके आ रहा है तो हम कहेंगे हाँ पूरा फ्लैट किया है, पुट्टी जो किया। समझ में आ रहा ना? तो वो कोई अच्छा मिस्त्री होगा, उसको पूछोगे तुम पुट्टी करते हो क्या, बढ़िया से करते हो क्या, वाल पुट्टी करते हो? हाँ करते हैं सर, लाइट मार के कहते हैं। लाइट मार के करते हैं। जनरल लोगों को समझ में नहीं आएगा लाइट मार के करने का मतलब क्या होता है। लाइट मार के करने का मतलब हुआ, अगर प्लेन होगा तो लाइट डालोगे तो पूरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगा। अगर वो उबड़ खाबड़ रहेगा तो डालने से वो तितर बितर के निकलेगा, डाइवर्जिंग निकलेगा। नहीं तो हम क्या देखें यहाँ पे? हम देखें कि यहाँ पर द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। थोड़ा सा इसको छोटा करें। ओहो, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। इधर दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दूसरे केस में दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes. अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अगर सरफेस उबड़ खाबड़ हो या प्लेन हो, किसी भी इंसिडेंट रे के लिए हमें रिफ्लेक्टेड रे निकालना आता है। नहीं? ठीक है। यहाँ पर आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं। इंसिडेंट रे दिया है, सरफेस दिया है, हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन ए कॉमन प्लेन। ठीक है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग
एंगल। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि ये वाला चीज देखिए, डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। धीरे धीरे हम चीजों पे आ रहे हैं, ध्यान देना। ये कौन सा नंबर पॉइंट था? ये पॉइंट नंबर 6 था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पॉइंट ये नहीं, चलो ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या मतलब है? सपोज हम कहेंगे ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान से देखो, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई लाइट रे ऐसे गिरा और वो यहां से रिफ्लेक्ट किया और आके मान लो किसी एक वाल पे गिरा, यहाँ पे एक स्पॉट बना रहा है। हम चाहते हैं कि ये स्पॉट इस सरफेस पे चले, ये स्पॉट इसी सरफेस पे चले। कब चलेगा? अगर ये रे कुछ ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई एक लेजर लाइट था जिसका लाइट को आप डाल रहे हो ऐसे। अगर ये लेजर लाइट को थोड़ा ऐसे रखे थे, आप ऐसे कर देंगे तो अब ये ऐसे गिरेगा तो दूसरी जगह गिरेगा। बाय रोटेटिंग द इंसिडेंट रे ऑल्सो यू कैन मूव दिस पॉइंट ऑन द स्क्रीन, है या नहीं? और सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये मिरर जो है, इस मिरर को पकड़ के थोड़ा ऐसे घुमा दो, क्या ये लाइट रे मूव नहीं करेगा? कर जाएगा। तो आपके पास दो तरीके हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि अगर मिरर को या रिफ्लेक्टिंग सरफेस को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को कुछ एंगल घुमाएंगे तो ये कितना एंगल घूमेगा, किधर को घूमेगा। इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को घुमाएंगे तो ये कितना एंगल घूमेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा था, ऐसे हो गया तो हम कहेंगे डिफ्लेक्ट कर गया। समझ में आया? डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. आ रहा है ना? चलिए तो पहले लिखते हैं फिर समझेंगे। पार्ट ए, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस remaining fixed the incident ray is rotated by angle theta in clockwise direction, then reflected ray rotates by theta in anti-clockwise direction. फिर दूसरे केस में क्या दिखेंगे? इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को घुमाएंगे तब कुछ दूसरा हो जाएगा। क्या बोल रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो, सुनो, समझो, प्रूफ करेंगे। क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिमेनिंग फिक्स्ड। सरफेस यूं की यूं है, सरफेस यू आर नॉट गोइंग टू चेंज। चलो मानते हैं मैं ड्रॉ करता हूं सरफेस को, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब कोई लाइट रे यहां पे ऐसे गिर रहा था, ये एंगल में गिर रहा था और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रहा था। सिंपल सा है, ऐसे जा रहा था तो ऐसे जा रहा था। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब ये था नॉर्मल टू दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये था नॉर्मल टू दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? बोल रहा है कि ये सरफेस को फिक्स रखेंगे, सरफेस को मूव नहीं करेंगे। किसको मूव करेंगे? ये इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज मूव कर देंगे। कितना? मान लो भाई एंगल थीटा, मतलब इंसिडेंट रे को हम यहाँ पे ले आए, सॉरी, इंसिडेंट रे को हमने यहाँ पे ले आया। कितना घुमा दिया? ये मान लो थीटा घुमा दिया क्लॉकवाइज। समझ में? क्या रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होगा दिख रहा है आपको? यस,
रिफ्लेक्टेड रे भी यही होगा, होगा कि नहीं होगा? रिफ्लेक्टेड रे भी, ये अगर इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये यहां से यहां पर आ गया। ये कितना एंगल आएगा सोचो, क्योंकि ये पूरा एंगल के बराबर है, तो ये एंगल के बराबर है नहीं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे हो जाएगा। सपोज ये पूरा एंगल था x, तो ये पूरा एंगल कितना था, सॉरी ये तो बड़ा कर दिए, ये पूरा एंगल कितना था, व्हाट वाज दिस एंगल, दिस वाज आल्सो x। ये घूम गया है थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया अब x माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा x माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा x है, ये x माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। देखो मैं इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज घुमाया, रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज, थीटा घूम गया। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. When incident ray is rotated clockwise by an angle theta, the reflected ray rotates anti-clockwise by an angle theta. समझ में? और इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को रोटेट करेंगे थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 थीटा। वो आप लोग ट्राई करो, मैं स्टेटमेंट लिख के छोड़ता हूँ, ट्राई करो, अगले क्लास हम लोग उसको प्रूव भी करेंगे। नहीं, चलिए लिखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बी में, इफ इंसिडेंट रे बीइंग फिक्स्ड, द रिफ्लेक्टेड रे, द मिरर is rotated by angle theta clockwise, then the reflected ray rotates by 2 theta in clockwise direction। आपको ये चीज ट्राई करके देखना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एल्स हम लोग विल डू इट इन द क्लास। मिरर को अगर हम थीटा रोटेट कर देंगे, रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगा 2 थीटा, और मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो रोटेट बाय 2 थीटा। ये हमें प्रूव करना है, लेकिन आप लोग खुद थोड़ा ट्राई करके देखोगे कितना सिंपल था। ये ले लिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये ले लिया कोई एक रे ऐसे आ रहा है, और ऐसे, चलो रे को थोड़ा और उल्टा ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये हो गया इंसिडेंट रे, है ना, और ये इंसिडेंट रे हो गया, तो ऑब्वियसली दिस इज नाउ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जा रहा था। बोल रहा है कि अगर हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर मिरर को थीटा घुमा देंगे, थीटा घुमा देंगे मतलब ये था मिरर का पहला पोजीशन, आप इसको घुमा के दूसरे पोजीशन में ले आए, ये हो गया दूसरा पोजीशन, ये हो गया दूसरा पोजीशन, ये हो गया पोजीशन ऑफ मिरर 2। कितना घूम गया है क्लॉकवाइज थीटा, तो इंसिडेंट रे ऐसे था, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे था। अब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे रहेगा क्या, क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा कि ऊपर चले जाएगा, नीचे आ जाएगा। कैसे, कुछ ऐसे आ जाएगा। बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि ये कितना घूम गया, ये क्लॉकवाइज थीटा गया तो ये 2 थीटा जाएगा, प्रूफ करो। क्या आप लोग ट्राई करके प्रूफ कर सकते हो? तो किसी भी सरफेस को ड्रॉ करने का तरीका मालूम है, रिफ्लेक्टेड रे, ड्रॉ नॉर्मल टू दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नहीं, और इंसिडेंट एंगल को मेजर करो, रिफ्लेक्टिंग एंगल उतना लेके ड्रॉ करो। बोल रहे हैं कि मिरर को अगर क्लॉकवाइज थीटा घुमाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज घूमेगा 2 थीटा। जबकि मिरर को फिक्स रखते हुए इंसिडेंट रे को थीटा क्लॉकवाइज घुमाया, तो रिफ्लेक्टेड रे घुमा कितना थीटा एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या आप लोग इसको ट्राई करके लाओगे? चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।